नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और आज हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। और आज का हमारा टॉपिक है दुर्खिम की दो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में। आज हम दुर्खिम की दो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानने का प्रयास करेंगे। पहली अवधारणा है समाजों का वर्गीकरण, कि दुर्खिम ने समाज को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है और दुर्खिम किस प्रकार से समाज की विकास यात्रा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे नियमहीनता या एनोमी या आदर्श शून्यता की स्थिति क्या होती है। तो दुर्खिम ने एनोमी की अवधारणा किस रूप में प्रतिपादित की है। दुर्खिम के अनुसार नियमहीनता क्या होती है या इंग्लिश में कहते हैं एनोमी क्या होती है। इन दो अवधारणाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाजों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। दुर्खिम ने क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी को किस तरीके से किस तरीके से प्रस्तुत किया है। दुर्खिम कहते हैं कि समाज का विकास हमेशा सरलता से जटिलता की तरफ होता है, यानी सोसाइटी हमेशा सिंपल होती है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और सोसाइटी का ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो विस्तार होता है ये 4 चरणों में होता है। इसी कारण से सोसाइटी समाज में या इस विश्व में 4 प्रकार के समाज डेवलप हो जाते हैं। अब वो विचार कैसे दिया है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दुर्खिम ने समाजों के वर्गीकरण की जो अवधारणा है वो कौन सी किताब में दी है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में जो किताब आई थी 1893 में, इस किताब का सन कई बार पूछा गया है। तो दुर्खिम ने समाजों के वर्गीकरण की अवधारणा 1893 में आई अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यही इनके शोध पत्र का पीएचडी का विषय भी था। इसी विषय पर इन्होंने पीएचडी इसी विषय पर इन्होंने शोध किया था। यही इसी किताब में इन्होंने समाज के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी और डिटेल में पूछा जाता है, किताब का नाम तो आपको मालूम है लेकिन कौन से संस्करण में प्रस्तुत किया था। तो जो प्रथम संस्करण आया था, फर्स्ट एडिशन आया था इस किताब का, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, तुर्खिम ने यह कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है और समाज क्या हो जाता है, समाज सरलता से जटिलता की तरफ विकसित होने लगता है। यानी समाज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सोसाइटी सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती जाती है। तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का जो विकास हो रहा है, सोसाइटी सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसका क्या कारण है। इसका पहला कारण है जनसंख्या का बढ़ना और दूसरा कारण है संपर्क का बढ़ना, अंतःक्रिया का बढ़ना। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ती जाएगी लोगों के बीच उतना ही संपर्क बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा और समाज उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्लियर। जैसे किसी गांव में 50 परिवार हैं, छोटी आबादी है, 250-300 लोगों का इलाका होगा। 250-300 लोगों में सामान्य समाज होता है, सिंपल सोसाइटी होगी, सबके रीति रिवाज सेम होंगे, ज्यादातर लोग एक ही समुदाय के होंगे, एक ही जाति के हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं उनकी परंपराएं एक ही होंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर गांव की आबादी बढ़ती चली जाए, 250 से 2500 और 2.5 लाख हो जाए, तो 2.5 लाख लोगों में सभी की सोच, सभी की मान्यताएं, सभी की परंपराएं एक जैसी नहीं हो सकती। अब कॉम्प्लेक्स होती जाएगी सोसाइटी, अलग अलग जाति अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे। तो ऐसे में समाज क्या हुआ, समाज सरल से जटिल हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी को समझाने का, इसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया है किसने, दुर्खिम ने। क्लियर। तो दुर्खिम ने समाजों के वर्गीकरण की अवधारणा को कौन सी किताब में प्रस्तुत किया, यह क्वेश्चन बन सकता है। दुर्खिम किस तरीके से समाज का वर्गीकरण करते हैं और समाज के वर्गीकरण को किस तरीके से बताते हैं कि समाज हमेशा सरलता से जटिलता की तरफ जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अंतःक्रिया बढ़ती है, सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे दुर्खिम ने समाज के सरल से जटिल होने की क्या कारण बताए हैं, अभी हमने देखा। पहला कारण क्या है, पहला कारण है भौगोलिक घनत्व, यानी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है जब जनसंख्या का विस्तार बढ़ता है। और दूसरा है सामाजिक घनत्व या नैतिक घनत्व, यानी लोगों के बीच इंटरेक्शन बढ़ता है, सामाजिक संबंध की प्रगड़ता बढ़ती है। यही दो कारण है समाज को कॉम्प्लेक्स बनाने में। ठीक है। ठीक है। तो दुर्खिम ने समाज के सरल से जटिल होने की क्या कारण होता है, दो प्रकार की डेंसिटी की बात करी है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, दो प्रकार के घनत्व की बात करते हैं।
पहला घनत्व कौन सा है? भौगोलिक। और दूसरा कौन सा है? नैतिक। यानी जब आबादी बढ़ती है और दूसरा आबादी बढ़ने के साथ साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन बढ़ता है और संपर्क बढ़ता है, जिसके चलते समाज में क्या होता है? समाज कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो समाज की कॉम्प्लेक्स होने के दो कारण बताए हैं किसने? दुर्खिम ने। अब बात आती है, दुर्खिम कहते हैं समाज का सरल से जटिल होने का कारण क्या है? ये तो समझ में आ गया। पहला कारण है आबादी का बढ़ना और दूसरा कारण है इंटरेक्शन का बढ़ना। देखिए, जैसे जैसे समाज में इंटरेक्शन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, समाज सरल से जटिलता की तरफ जाएगा। चलिए, अब समाज को सरलता से जटिलता की तरफ जब बढ़ता है समाज, दुर्खिम कहते हैं कि समाज सरलता से जटिलता जटिलता की तरफ जब बढ़ता है तो कितने क्रम में बढ़ता है? 4 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ना। तो सबसे पहले समाज कैसा होता है? सिंपल समाज होता है, सरल समाज होता है। उसके बाद समाज सरल बहुखंडीय समाज बन जाता है। उसके बाद मिश्रित बहुखंडीय समाज डेवलप होता है और फिर आखिर में दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज उभरकर सामने आता है। क्लियर? यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। हार्वर्ड स्पेंसर ने भी इस प्रकार का वर्गीकरण बताया है, समाज के विकास को स्पष्ट किया है, लेकिन वो वर्गीकरण अलग है और ये वर्गीकरण अलग है। यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं, आबादी का बढ़ना और संपर्क और अंतःक्रिया का बढ़ना, जिससे समाज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और इसी क्रम में समाज सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। चलिए, अब देखते हैं समाज का जो वर्गीकरण हुआ, तो समाज सबसे पहले कैसा होता है? समाज सबसे पहले सिंपल होता है, फिर समाज बहुखंडीय हो जाता है, सरल बहुखंडीय, फिर मिश्रित बहुखंडीय और फिर दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज उभरकर सामने आता है। क्लियर? इस ये क्रम होता है समाज के विकास का। कभी कभी एक डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि दुर्खिम के अनुसार समाज की विकास यात्रा किस क्रम में होती है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं बहुखंडीय समाज। सबसे पहले बात हो रही है किस समाज की? सिंपल सोसाइटी की बात हो रही है। हाँ, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समाज कैसा होता है। समाज सबसे पहले सिंपल सोसाइटी होती है, सरल समाज होता है। अब ये सिंपल सोसाइटी क्या होती है, ध्यान समझिएगा, सारी विशेषताएं सामने लिखी हैं। इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, इसी सर्कल मेथड का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े फर्रे तैयार नहीं करने हैं। तो दुर्खिम के अनुसार सबसे पहले समाज कैसा होता है? सिंपल सोसाइटी होती है। सिंपल सोसाइटी मतलब जो समाज प्राथमिक संबंधों पर आधारित होता है, जहां प्राथमिकता आदिम समाज होता है अपने आप में, जो प्राइमरी सोसाइटी होती है, जैसे खाना बदोश सोसाइटी होती थी। ठीक है, शिकार पर आधारित समाज होता था, शिकार खेत पर आधारित समाज होता था, खाद्य संग्रह करने वाला समाज होता था। ये कहलाता है सरल समाज, सिंपल सोसाइटी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का उपविभाजन, डिवीजन नहीं होता, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होती, सब एक समान माने जाते हैं। जाति के आधार पर, जेंडर के बेसिस पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर कोई भी बंटवारा नहीं होता समाज में। समाज काफी आदिम समाजों में इस प्रकार का समाज पाया जाता है। एक ही परिवार की तरह पूरा समाज रहता है। समाज परिवारों में, वर्गों में, क्लास में बटा नहीं होता। पूरी सोसाइटी एक परिवार की तरह देखी जाती है। ये यहाँ पर पूरी तरह से यांत्रिक एकता होती है। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने यांत्रिक एकता के बारे में। दुर्खिम ने दो प्रकार की एकता की बात करी है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। तो परंपरागत समाजों में, आदिम समाजों में कौन सी एकता होती है? यांत्रिक एकता। और सरल समाज यांत्रिक एकता के आधार पर ही क्या होते हैं? आपस में बंधे होते हैं। इस प्रकार के समाजों में सभी लोग एक जैसा काम करते हैं और सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, शिकार कर रहे हैं तो सभी लोग शिकार में शामिल हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी में शामिल हैं। किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं होता इस प्रकार के समाजों में। यही होता है सिंपल सोसाइटी, यानी ऐसी सोसाइटी जहां प्राइमरी रिलेशन होते हैं, जहां पूरा समाज एक परिवार का हिस्सा होता है, जहां किसी प्रकार का वर्ग विभाजन नहीं होता, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होती, सबकी सोच एक समान होती है, सबके काम एक समान होते हैं, सब एक जैसा काम करते हैं और यांत्रिक एकता पाई जाती है। क्लियर? इस प्रकार के समाज को हम कहते हैं सिंपल सोसाइटी। तो प्राचीन काल में जो शिकारी समूह होते थे, आदिम समूह होते थे, जो खाना बदोश होते थे, वो सब क्या थे? वो सभी सिंपल सोसाइटी का हिस्सा थे। ठीक है, अब समाज थोड़ा और जटिल। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, सिंपल सोसाइटी को क्या कहा है? इसे हॉट कहा है। क्या कहा है? हॉट। ठीक है, दुर्खिम ने सिंपल सोसाइटी को क्या कहा है? हॉट कहा है। कई बार ये क्वेश्चन आता है
प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा सिंपल सोसाइटी को क्या कहा है। कभी कभी कथन कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं कि कई सारे हॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, यानी सिंपल सोसाइटी मिलकर क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। अब आता है सरल बहुखंडीय समाज। अब ये सरल बहुखंडीय समाज क्या है इसको समझिए। जब कई सारे हॉर्ड, यानी अंदर क्या थे, हॉर्ड हॉर्ड हॉर्ड, अलग अलग सरल समाज थे, कई सारे सरल समाज जब मिल जाते हैं तो एक पूरा का पूरा सरल बहुखंडीय समाज बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कबीला कहते हैं, ट्राइब कहते हैं। तो कबीला कैसे बनता है, जब कई सारे हॉर्ड मिल जाते हैं, सरल समाजों के मिलने से एक सरल बहुखंडीय समाज बनता है, कई सारे हॉर्ड के मिलने से एक कबीला बनता है। ठीक है, जब कई सारे सरल समाज मिलते हैं तो उससे सरल बहुखंडी समाज बनता है, यानी जब दो या दो से अधिक हॉर्ड आपस में मिलते हैं तो ट्राइब बनती है, कबीला बनता है। और ये कबीला क्या होता है इस कबीले की अपनी एक अलग पहचान होती है। याद रखिए, हर हॉर्ड की अपनी, जैसे हम कहते हैं कि 3-4 हॉर्ड मिल गए, अब 3-4 हॉर्ड के मिलने से कबीला बना। ये कबीला क्या करेगा, ये कबीला अन्य कबीलों की तुलना में क्या होगा, अपनी पहचान को सुनिश्चित करेगा। आपने देखा होगा हर कबीले का अपना सरदार होता था, हर कबीले का अपनी कोई विशेषता होती थी, हर कबीले का अपना एक क्षेत्र होता है। यही कारण है कि इस समूह के बीच में जुड़ाव तो होता है, लेकिन क्या होता है, हर खंड अपनी अलग पहचान भी रखता है, हर हॉर्ड की भी अपनी पहचान होती है, हर कबीला भी अपनी पहचान रखता है। भले ही अलग अलग हॉर्ड मिलकर एक कबीला बनाया हो, तो भले ही आपस में मिल गए हैं, लेकिन हर हॉर्ड की अपनी अपनी पहचान है, हर कबीले की अपनी पहचान होगी, याद रखिएगा। क्लियर यहां तक? तो भले ही आपस में मिल जरूर गए हैं, भले कहीं ना कहीं जुड़ाव तो हुआ है, लेकिन अपनी पहचान बनाई हुई है। जैसे यहां पर देखिए 3 हॉर्ड मिले हुए हैं, लेकिन 3 हॉर्ड के मिलने से क्या बना, कबीला बना, लेकिन तीनों हॉर्ड की अपनी अपनी अलग पहचान भी बनी हुई है, अपनी पहचान भी कायम रहेगी। कोई दिक्कत? जिस प्रकार हम कहते हैं कि समाज कैसे बनता है, समाज का मुख्य इकाई होती है व्यक्ति, व्यक्ति से मिलने से बनता है परिवार, परिवार के मिलने से बनता है कुल, कुल के बनने से बनता है तो आपके, हम कहते हैं कि एक प्रकार से नीचे की जो इकाई होती है, ठीक है, इकाई शुरू होती है, समाज की इकाई बनना शुरू होती है, प्राथमिक इकाई बनना शुरू होती है। लेकिन क्या परिवारों के मिलने से कुल बनता है, तो क्या परिवारों की कुल जरूर बना, लेकिन क्या परिवार का महत्व खत्म हो जाता है, क्या परिवार की अपनी पहचान खत्म हो जाती है कुल में शामिल होते ही? ऐसा नहीं होता। ठीक है, परिवार कुलों के मिलने से ग्राम बनता है, ग्राम के मिलने से खंड बनता है। ठीक है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। यही कारण है कि हर व्यक्ति की, हर हार्ड की, हर सरल समाज की अपनी पहचान हमेशा कायम रहती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये होता है कौन सा समाज, सरल बहुखंडीय समाज कहलाता है, यानी सरल समाजों के मिलने से सरल बहुखंडीय समाज बनता है। इस सरल बहुखंडीय समाज को हम कबीला कहते हैं, सरल समाज को हम हॉर्ड कहते हैं, सरल बहुखंडीय समाज को हम कबीला कहते हैं। सरल समाज में सभी एक जैसा सोचते हैं, सबके एक जैसे काम होते हैं। यहाँ पर ठीक है, मिलकर आपस में मिल जरूर गए हैं, समानता तो आई है, लेकिन अपनी पहचान भी कायम रखते हैं। इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन बनता है, क्या हार्ट के मिलने से ठीक है कबीला बनता है, तो कबीले में क्या हार्ट की पहचान खत्म हो जाती है? नहीं, कबीले में मिलने से भी हार्ट की अपनी व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। ठीक है, अब आता है तीसरा समाज, आता है मिश्रित बहुखंडीय समाज। अब ये मिश्रित बहुखंडीय समाज क्या होता है, इसे हम कहते हैं संघ। देखिए, तीनों के अपने अपने नाम हैं। सिंपल सोसाइटी को हार्ड कहा है दुर्खिम ने, सरल बहुखंडीय समाज को कबीला कहा है, ट्राइब कहा है, और मिश्रित बहुखंडीय समाज को क्या कहा है, संघ कहा है, कॉन्फरेशन कहा है, संघ कहा है। तो क्या होता है, जब कई सारे कबीले यानी ट्राइब्स मिलती हैं तो एक बड़ा संघ बनता है, एक कॉन्फेडरेशन बनता है। क्लियर? तो संघ कैसे बनता है, कबीलों के मिलने से बनता है। यहीं से शुरुआत होती है किसकी, शहरीकरण की। क्योंकि सिंपल सोसाइटी थी, सिंपल सोसाइटी के मिलने से कबीला बना। अब कबीले के अंदर भी कई सारे सिंपल यानी हार्ड हैं, तो इलाका बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, ठीक है, गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और दुर्खिम ने क्या कहा था, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संपर्क भी बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन भी बढ़ता जाएगा, और समाज और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अभी तक तो हार्ड था, जहाँ पे सभी लोग एक जैसा काम कर रहे थे, फिर कबीला बना, कबीले में 3-4 हार्ड आ गए। अब क्या बन गया है, कबीलों के मिलने से अब बन गया है संघ।
अब आबादी भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और यहीं से शुरुआत होती है शहरीकरण की। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दुर्खिम के किस चरण में या किस समाज में शहरीकरण की शुरुआत होती है? तो मिश्रित बहुखंडीय समाज में शहरीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है। अब शहरीकरण हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई होंगी। हमने कहा ना कि भाई लोगों की आबादी बढ़ी है, इंटरेक्शन बढ़ा है, तो आवश्यकताएं बढ़ी होंगी। और हर समाज, हर संघ में हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। हार्ड में तो हर व्यक्ति एक जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे हार्ड और कई सारे ट्राइब्स मिल गए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, आवश्यकता बढ़ी है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रम विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कामों का बंटवारा शुरू हो जाता है। लोगों को अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं धार्मिक और सामाजिक आधार पर। ठीक है। और धीरे धीरे अब श्रम विभाजन के आधार पर समाज की एकता पैदा होती है। सरल समाज में एकता का आधार क्या था? यांत्रिक एकता। लेकिन मिश्रित बहुखंडी समाज में एकता कैसी हो जाती है? यांत्रिक एकता कमजोर हो जाती है। अब श्रम विभाजन के द्वारा सावयवी एकता पैदा होने लगती है। कामों का बंटवारा कर दिया जाता है, लोगों को एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर दिया जाता है, पारस्परिक निर्भरता प्रारंभ हो जाती है और समाज में एकता बनी रहती है। यानी अब यांत्रिक एकता से काम नहीं चलेगा, अब सावयवी एकता का इस्तेमाल होने लगता है। क्लियर? इसे कहते हैं क्या? संघ। अब आता है चौथा समाज, इसे कहते हैं दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज। समाज और कॉम्प्लेक्स हो गया, समाज और जटिल होता जा रहा है। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहाँ पर समाज का सबसे विकसित रूप कहते हैं इसे, मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं जिसे आज वर्तमान में। बड़े बड़े शहर महानगर उभर कर सामने आते हैं, औद्योगिक सभ्यताएं उभर कर सामने आती हैं। अब समाज में जटिल कानून बनना शुरू होते हैं, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों की नैतिकता पर नहीं छोड़ा जा सकता समाज को। ठीक है। यांत्रिक एकता पर नहीं छोड़ा जा सकता समाज को। अब आपको कानून बनाने पड़ते हैं, साइबर लॉ बनाने पड़ते हैं, क्रिमिनल लॉ बनाने पड़ते हैं। आबादी बढ़ रही है तो यातायात के नियम बनाने पड़ते हैं, व्यवहार के नियम बनाने पड़ते हैं, मान्यताओं को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, विवाह, तलाक, परिवार, इन सबको लेकर नियम कानून बनाने पड़ते हैं। यानी अब सावयवी एकता पाई शुरू होती है, जटिल कानून बनना शुरू होते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। इंटरेक्शन बढ़ने के चलते ये हो सकता है कि इंटरेक्शन के कानून होने चाहिए। अगर आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को लेकर नियम कानून होने चाहिए। यानी समाज अब जटिल होता जा रहा है, हर छोटी छोटी बातों को एक कानून के माध्यम से संचालित किया जाता है। ठीक है। ये हो जाता है कौन सा समाज? ये बन जाता है सरल बहुखंडीय समाज। क्लियर? सॉरी, माफ कीजिएगा, दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज। अब ये कैसे बना? ये बना संघ के मिलने से। तो सबसे पहले क्या था? हार्ड बना था। हार्ड मतलब सिंपल सोसाइटी। कई सारे हॉर्ड के मिलने से क्या बना? या देखिए, कबीला बना, ट्राइब बना। कई सारे ट्राइब के मिलने से क्या बना? संघ बना। और कई सारे संघ के मिलने से क्या बनता है? दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज बनता है। अब इस समाज में हर संस्था अपना अपना काम करती है। जैसे स्कूल होते हैं, बाजार होता है, ठीक है, आपके कोर्ट होता है। हर संस्था अपना अपना काम करती है। यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल बढ़ जाता है। व्यक्ति अब सामूहिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता, सीधी सी बात है। व्यक्ति को अब समाज की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कई सारी संस्थाएं उसके लिए काम कर रही हैं। अभी तक तो सिंपल सोसाइटी में क्या था? सभी लोग एक जैसा काम करते थे। संघ जब बना तो संघ में क्या हुआ? कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता प्रारंभ हुई, श्रम विभाजन था, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। अब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। अब क्या हो जाता है? अब कहीं ना कहीं संस्थाएं उभर कर सामने आती हैं। पहले लोग देखिएगा, आपका किराना खरीदने के लिए, ग्रोसरी के लिए आसपास की पड़ोसी की दुकान होती थी, उस पर डिपेंडेंट होते थे। उसके पास सामान होगा तो खरीदेंगे, अगर उसने कह दिया सामान नहीं है तो व्यक्ति नहीं खरीद पाता था। यानी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे दोहरा मिश्रित बहुखंडी समाज उभर कर सामने आता है, लोगों की डिपेंडेंसी अब खत्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि लोगों में अब देख लिया कि भाई अब टर्म इंश्योरेंस आ गया है, म्यूचुअल फंड आ गया है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदल चुका है, बैंक से लोन मिल रहा है, ब्लिंकिट की सेवाएं मिल रही हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन आ चुके हैं। ठीक है। दवाइयाँ भी हमें घर तक आ सकती हैं। हमें जरूरत ही नहीं है कि हमारे मोहल्ले की में दवा की दुकान हो, फार्मेसी हो या मेडिकल स्टोर हो। अब लोगों को जरूरत ही नहीं बची है कि बगल में, घर के बगल में कोई आपके किराने की दुकान हो
या कोई कपड़े की दुकान हो, अब हर व्यक्ति घर बैठे बैठे ही सामान मंगा सकता है, यानी बाजार आपके फोन तक पहुंच गया। यानी समाज कितना जटिल हो चुका है, क्योंकि हर संस्था ने कई कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करना शुरू कर दिया है। अब आपको समाज के लोगों पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप कमरे में घर में बैठे बैठे सारी चीजें मंगा सकते हैं बाहर से। आपको बाजार जाकर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, दुकानों में भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। दवाइयों से लेके फैशन तक हर चीज आपके घर तक पहुंचाई जा सकती है। आपको जो पसंद है खाना, वो खाना भी आपको स्विगी जोमेटो से पहुंचाया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं अब व्यक्ति को समाज की आवश्यकता इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि समाज की सभी अधिकांश गतिविधियों को संस्थाओं ने हायर कर लिया है। ठीक है, बाजार ने प्राप्त हायर कर लिया है। ये हो जाता है दोहरा मिश्रित बहुखंडीय समाज। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, संपर्क बढ़ा, समाज सरल समाज से बहुखंडीय समाज में, सरल बहुखंडीय समाज में, मिश्रित बहुखंडीय समाज में और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में तब्दील होता चला गया। क्लियर? तो यही है समाज का वर्गीकरण, और इसी को समझाने का प्रयास किया है दुर्खिम ने कि समाज का उद्विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सोसाइटी होती है। सिंपल सोसाइटी में क्या होता है, इसको हार्ट कहते हैं। यहाँ पर यांत्रिक एकता होती है, यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं होता, क्योंकि सभी लोग एक जैसा काम करते हैं। जैसे शिकारी समूह होते थे, शिकार पर आधारित समाज होता था, आदिम समाज। फिर आता है सरल बहुखंडीय समाज। यहाँ पर कबीले उभर कर सामने आते हैं, यानी हार्ट के मिलने से क्या बनता है, कबीला बनता है। यहाँ पर भी यांत्रिक एकता चल रही है अभी, याद रखिएगा। और यहाँ पर भी अभी श्रम विभाजन नगण्य है, थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। ठीक है, अलग प्रकार का जो कुल होते हैं, गोत्र होते हैं, परिवारों का समूह होता है। ठीक है, इस प्रकार की हम समाज को देखते हैं। फिर आता है कबीलों के मिलने से बनता है मिश्रित बहुखंडीय समाज, जिसे हम संघ कहते हैं। यहाँ पर यांत्रिक एकता कमजोर पड़ रही है, धीरे धीरे नियम कानूनों का पालन हो रहा है। ठीक है, श्रम विभाजन की शुरुआत हो रही है और शहरीकरण धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। फिर आता है संघ के मिलने से बनता है मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न शहर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब यांत्रिक एकता की आवश्यकता खत्म हो चुकी है, अब लिखित कानूनों का महत्व होता है। ठीक है, श्रम विभाजन अत्यधिक हो जाता है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट, बाजार, स्कूल जैसी संस्थाएं उभर कर सामने आती हैं। हर गतिविधि को बाजार कैप्चर करता चला जाता है। समाज का वर्गी विकास इसी तरीके से होता है। यही है दुर्खिम के समाज की विकास यात्रा, यही है समाज का वर्गीकरण, समाजों का वर्गीकरण दुर्खिम के अनुसार। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। तो समाजों का उद्विकास समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है अगली अवधारणा की। अगला अवधारणा क्या है? इसे हम कहते हैं आदर्श शून्यता की स्थिति, विसंगति की अवधारणा। इस अवधारणा को प्रतिपादित किया दुर्खिम ने और आगे जाकर कई सारे विचारकों ने अपनाया। लेकिन जब भी बात आती है विसंगति की, या इंग्लिश में कहते हैं एनोमी की, क्या कहते हैं, एनोमी, इसमें हमेशा एक व्यक्ति का नाम और आता है। एनोमी की अवधारणा को हम आगे जाकर पढ़ेंगे रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा में। रॉबर्ट मर्टन ने एनोमी या विसंगति को लेकर अलग से विचार प्रकट किए हैं। एनोमी का विचार शुरुआत होती है दुर्खिम से, लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने भी एनोमी पर विचार दिए हुए हैं, लेकिन वो मर्टन में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, इससे अच्छा है कि अभी दुर्खिम चल रहा है, दुर्खिम के विचार पढ़िए। तो विसंगति या आदर्श शून्यता की अवधारणा होती क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एनोमी। और ये एनोमी जो शब्द है, याद रखिएगा, ये ग्रीक भाषा के एनोमिया से बना है। कौन सी भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के एनोमिया से बना है। और एनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्या है? ए, और नोमिया। ए नोमिया, ए का मतलब होता है विदाउट और नोमिया का मतलब होता है लॉ। यानी जब कोई कानून ना बचे, जब कोई कानून कमजोर हो जाए, कानून की उपस्थिति ना हो, नियमहीनता, कोई नियम ही नहीं बचा है, इसे कहते हैं एनोमी। इसकी अवधारणा किसने दी है? आपके इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है, पहली बार व्यवस्थित प्रयोग किया था डिवीजन लिवर ऑफ इन सोसाइटी में, समाज में श्रम विभाजन की जो किताब है 1893 में, इस विषय पर ही पीएचडी प्रस्तुत करी थी। किसने? दुर्खिम ने। इसके तीसरे खंड में, याद रखिएगा, अब देखिएगा, अभी हमने इस किताब का नाम पहले भी पढ़ा था, द डिवीजन लिवर इन सोसाइटी। 1893 के प्रथम खंड में इन्होंने समाज के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, याद आ गया। लेकिन तीसरे खंड में इन्होंने
नियमहीनता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इसलिए पेपर बिगड़ जाता है कि पहले खंड में क्या लिखा है और तीसरे खंड में क्या लिखा है। कई बार पेपर बहुत जटिल हो जाते हैं कि दुर्खिम के द डिवीजन लेवर इन सोसाइटी का प्रथम खंड किससे संबंधित है? समाजों के विकास से संबंधित है, समाजों के प्रकार से संबंधित है। और तीसरा खंड जो है वो नियमहीनता से संबंधित है, आदर्श शून्यता या एनोमी की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे जाकर दुर्खिम ने इस एनोमी की अवधारणा को अपनी दूसरी महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या था? सुसाइड, 1897 में डेवलप हुई, प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने नियमहीनता को और डिटेल में समझाया और नियमहीनता को आत्महत्या से जोड़ दिया और एक नई प्रकार की आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम कहते हैं एनोमी सुसाइड। क्लियर? विसंगति आत्महत्या, यानी विसंगति को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि मानव व्यवहार पर किस प्रकार से असर डालती है यह भी प्रदर्शित किया अपनी इस किताब में। तो कुल मिलाकर देखिए 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, विसंगति या आदर्श शून्यता की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया? दुर्खिम ने। दूसरा, इस अवधारणा को कौन सी किताब में सबसे पहले प्रकाशित किया? द डिवीजन लेबर इन सोसाइटी 1893 में तीसरे खंड में, याद रखिएगा, प्रकाशित किया था। दूसरा क्वेश्चन, ये जो अवधारणा है आदर्श शून्यता की अवधारणा, ये दुर्खिम की कौन सी किताबों में उल्लेखित है? तो 2 किताबों में उल्लेखित है, द डिवीजन लेबर इन सोसाइटी 1893 और द सुसाइड 1897। इन दोनों किताबों में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। अब होती क्या है नियमहीनता, आदर्श शून्यता होती क्या है? अभी हमने देखा कि एनोमी, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, एनोमिया से बना है। ए का मतलब होता है विदाउट और नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, यानी नियमहीनता, रूललेस, यानी जब समाज में कोई नियम बचे ही नहीं। लेकिन ये कंडीशन आती क्यों है, तो जानना भी जरूरी है कि समाज में नियम टूट क्यों जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझिए। ठीक है, दुर्खिम ने इन दोनों ही किताबों में इस सिद्धांत का, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। अब विसंगति को समझने की बात करते हैं, क्या शून्यहीनता की स्थिति क्या होती है। दुर्खिम कहते हैं कि समाज किस पर चलता है? समाज चलता है नियमों पर। जब समाज के नियम टूट जाते हैं या पुराने नियम काम नहीं आते हैं या नए नियम बन नहीं पाते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन है। देखिए, पहली बात तो ये कि समाज के नियम टूट रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये कि पुराने नियम अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, रेलिवेंट नहीं रह गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। और तीसरा ये कि नए नियम है ही नहीं समाज को चलाने के लिए। जैसे हम देखते हैं एआई को लेकर, अभी तक भारत में एआई को लेकर अभी कोई कानून नहीं बना है। अभी भी हम सन 2002 का जो आईटी एक्ट है हमारा, उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। यानी एआई डेवलप होता जा रहा है और हम 24 साल पुराने कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी भविष्य में एआई के खतरे जब उभर कर सामने आएंगे, हमारे पास कोई कानून नहीं होगा। एआई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है। तो 3 कंडीशन पैदा होती है, दुर्खिम कहते हैं, या तो पुराने नियम कमजोर पड़ जाएं, या लोग नियमों को मानना से मना कर दें, या नियम टूटने लगे, और तीसरा नए नियम बने ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक शून्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसे कैसा व्यवहार करना है। जैसे अभी आपने देखा ग्रोक एआई का इस्तेमाल करके डीफेक वीडियो बनने लगे। आजकल कई लोग एआई का इस्तेमाल करके डीफेक वीडियो बना रहे हैं, गलत प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, बहुत से लोग जिनको एआई की जानकारी इतनी नहीं है, उसी को ही सच मान लेते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नियम ही नहीं है। जब नियम नहीं होता, व्यक्ति तकनीक का बेतरतीब इस्तेमाल करेगा। व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना था। ठीक है, इसी अवस्था को कहा जाता है नियमहीनता, कि जब समाज जो चल रहा था नियमों पर, लोगों ने नियम को मानने से मना कर दिया, नियम टूटने लगे या पुराने नियम कारगर नहीं रह गए और नए नियम बने नहीं हैं। इसी अवस्था को कहा जाता है शून्यता की स्थिति, आदर्श शून्यता की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब दुर्खिम कहते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं कैसी हैं? असीमित हैं। हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, हर व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन इसके तरीका है, इसका एक लीगल तरीका है कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कीजिए, व्यवसाय कीजिए। लेकिन व्यक्ति शॉर्टकट मानना चाहता है। तो जो समाज में शॉर्टकट का इस्तेमाल होने लगे कि पैसा कमाना है तो क्या करो, सट्टेबाजी करो,
2 नंबर के काम करना शुरू करो, घूसखोरी करना शुरू कर दो, गलत काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाना शुरू करेगा। ठीक है, और ऐसे में जब गलत कदम उठाएगा और समाज का नियंत्रण व्यक्ति पे कमजोर होता जाएगा। अगर समाज व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ऐसी अवस्था में, तो क्या होगा, समाज में नियम टूटना शुरू होंगे और एक आदर्श शून्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी, नियमहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, नियंत्रण ढीले पड़ जाएंगे। तो व्यक्ति की असीमित इच्छाओं पर समाज का नियंत्रण होना जरूरी है, लेकिन ये नियंत्रण जब टूट जाता है, इसी को कहा जाता है नियमहीनता की स्थिति। ठीक है, क्लियर है तक? अब होता क्यों है, ये नियमहीनता की स्थिति क्यों पैदा होती है, ये तो समझ में आ गया कैसे होता है, नियमहीनता है क्या। लेकिन नियमहीनता की स्थिति पैदा कैसे हुई, समाज का नियंत्रण कमजोर कैसे पड़ गया? तो दुर्खिम कहते हैं इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक विसंगति, यानी इकोनॉमिक एनोमी। इसको हम एनोमी के प्रकार भी समझ सकते हैं और एनोमी का कारण भी समझ सकते हैं। तो 2 प्रकार की एनोमी की बात करी है दुर्खिम ने, या 2 प्रकार के कारण बताए हैं एनोमी के। पहला कारण है आर्थिक विसंगति, या तो समाज में आर्थिक मंदी आ जाए या समाज में बहुत तेजी से तरक्की होने लगे। दोनों ही स्थिति में समाज में आदर्श शून्यता या नियमहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति में अचानक से, एक मिडिल क्लास परिवार था या एक सामान्य व्यक्ति है, अचानक से उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए। जैसे ही उसके पास करोड़ों रुपए आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा पैसे का करना क्या है। वो शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, बेतरतीब पैसा खर्च करने लगेगा, सारी बुरी आदतें अपनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा आ गया है। या अचानक से एक समृद्ध व्यक्ति था, खूब पैसे वाला व्यक्ति था, अचानक से क्या हुआ, ठीक है, आर्थिक मंदी आई, उसका सारा कारोबार डूब गया। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो शराब पीने लगेगा, वो गलत तरीकों से पैसा कमाने के बारे में सोचने लगेगा। यानी जब पैसा समृद्धि आ जाए तो भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है, या मंदी आ जाए और मंदी की स्थिति में व्यक्ति गरीब हो जाए तो भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है, व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमेशा आर्थिक विसंगति कहीं ना कहीं एनोमी को क्रिएट कर देती है। इसने कहा, दुर्खिम ने कहा। दुर्खिम कहते हैं जैसे व्यापार चक्र होता है, तो केवल आर्थिक मंदी है, अचानक से कोई आर्थिक समृद्धि हो जाए, तो दोनों कंडीशन में विसंगति क्या हो जाएगी, विसंगति पैदा हो जाएगी। किसी को लॉटरी में अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाए, या कोई व्यक्ति का शेयर मार्केट क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, तो दोनों कंडीशन में व्यक्ति क्या करेगा, गलत काम करना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति इसलिए गलत काम करने लगेगा क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, और एक व्यक्ति इसलिए गलत काम कर रहा है क्योंकि खूब पैसा है, तो अनाप शनाप पैसा खर्च करेगा, शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, ठीक है, पैसा बेतरतीब खर्च करेगा, अनैतिक कार्यों पर पैसा खर्च करेगा। यानी दोनों कंडीशन में समाज में क्या हो रही है, नियमहीनता की स्थिति पैदा हो रही है। तो नियमहीनता की स्थिति के पैदा होने का पहला कारण क्या है, आर्थिक विसंगति। और नियमहीनता का दूसरा कारण क्या है, उसे कहते हैं घरेलू विसंगति या वैवाहिक विसंगति। ठीक है, तो दुर्खिम कहते हैं जैसे तलाक की दर बढ़ जाए, अगर लोगों में तलाक की दर बढ़ने लगे तो विवाह नामक संस्था क्या हो जाएगी, विवाह नामक संस्था कमजोर पड़ने लगेगी, संबंध टूटने लगेंगे समाज में। ठीक है, और समाज व्यक्ति तय ही नहीं कर पाएगा हो क्या रहा है। अभी आप देखिए केतन वाला केस आया, इससे पहले सोनम वाला केस हुआ, तो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, इनका विवाह को लेकर क्या हो रहा है, विवाह को लेकर जो मान्यताएं थी, जो विवाह को लेकर इनकी सोच थी, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ती जा रही है। विवाह की अनिवार्यता कमजोर पड़ती जा रही है आने वाली जनरेशन में, क्योंकि इस प्रकार के जो केस उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है, जब भाई केतन वाला केस हुआ या सोनम वाला केस हुआ, या कई सारे केस उभर कर सामने आए, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो विवाह नामक संस्था को लेकर मान्यताएं थी वो कमजोर पड़ रही हैं। अब समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप है, यानी बिना बिना विवाह के भी लोग एक साथ रहना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एलिमनी वाला केस हो रहे हैं, आजकल तलाक की दर बढ़ रही है, लोगों में एलिमनी का डर बन गया है कि ऐसा ना हो कि तलाक हो और हमारी आधी प्रॉपर्टी चली जाए। तो ऐसे सारे झगड़े पैदा हो रहे हैं और कमजोर होता जा रहा है। यानी समाज के वैवाहिक नियम थे, जो प्राचीन नियम चले आ रहे थे सदियों पुराने विवाह के, वो नियम अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। नए नियम बने नहीं हैं विवाह को लेकर। 1954 का जो एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, और 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद आप देखिए कोई नया नियम नहीं बना है मैरिज को लेकर। तो पुराने नियम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, पुरानी परंपराएं कमजोर पड़ती जा रही हैं और नई परंपराएं बनी नहीं हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में पूरा का पूरा समाज क्या हो रहा है, समाज नियमहीनता की स्थिति में जा रहा है। पूरा का पूरा पारिवारिक ढांचा कमजोर पड़ता जा रहा है, वैवाहिक ढांचा कमजोर पड़ता जा रहा है।
तो दुर्खिम इसी कारण से दो प्रकार की एनोमी की बात करते हैं कि समाज में एनोमी क्यों क्रिएट होती है। पहला कारण है आर्थिक और दूसरा कारण है वैवाहिक या पारिवारिक या घरेलू विसंगति कहते हैं। इन दो कारणों से समाज में विसंगति पैदा हो जाती है। क्लियर? तो विसंगति क्या है ये स्पष्ट हो गया, और विसंगति के दो कारण बताए हैं किसने? आपके दुर्खिम ने, वो भी स्पष्ट हो गया आपको। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। छोटा सा टॉपिक है अपने आप में दुर्खिम का, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्खिम मैंने पहले भी कहा था 4 से 5 लेक्चर लगते हैं दुर्खिम को समझने में। तो हमने दुर्खिम का परिचय पढ़ा, दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा पढ़ी, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ा, दुर्खिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा पढ़ी, इसके अलावा दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा पढ़ी। अब हमने आपकी आदर्श शून्यता एनोमी की अवधारणा क्या है, समाजों का वर्गीकरण क्या है, तो 6-7 अवधारणाएं पढ़ ली हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दुर्खिम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, दुर्खिम की धर्म की अवधारणा भी पढ़ेंगे, जहां टोटमवाद को लेकर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। दुर्खिम ने अरुणता जनजाति का अध्ययन किया था, और अरुणता जनजाति का अध्ययन करके धर्म संबंधी धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कई सारे टॉपिक हैं, याद रखिएगा। थिंकर पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, थिंकरों को आप एक ही दिन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो ये था दुर्खिम के महत्वपूर्ण विचार, जिससे आज हमने जानने और समझने का प्रयास किया। दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हमने, विसंगति की अवधारणा और समाजों के वर्गीकरण की अवधारणा। तो अपलोड कर दी गई है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा 8 बजे। 8 बजे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण अवधारणा, और अवधारणा क्या होगी हमारी? अवधारणा है हमारी, ठीक है, सामाजिक संरचना को लेकर। तो सामाजिक संरचना क्या होती है, इस बात को लेकर हम टॉपिक कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।